अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा भाई, आज वैसे तो हम क्रिकेट की बात करेंगे और होपफुली हम चाहते हैं कि मुल्तान में कोई फॉग स्मॉक टाइप सिचुएशन ना हो, बट डिड यू नोटिस कराची में आज बहुत फॉग थी? नहीं, आई डिड नॉट नोटिस। व्हाट आंखें बंद करके आ रहे थे? तो हाउ कम यू डिड नॉट नोटिस? मेरे ख्याल है कि इट वाज सो फॉगी। देखिए मेरे घर से ना फिर समुंदर है और फिर बहुत दूर बिल्डिंग्स वगैरह भी नजर आती हैं। आज आई कुडंट सी एनीथिंग। आई थिंक वो शहर के सिर्फ उस हिस्से में होगा क्योंकि जिस हिस्से से मैं आ रहा था मुझे कोई खास फॉग या स्मॉक टाइप सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी। सफाइयां होती चली जा रही हैं। ये एक्सक्लूसिव इन लोगों के इलाकों के लिए सूरत हाल, लोगों के लिए, मतलब इन लोगों को आपने अलग क्यों कर दिया? एनीवे थोड़ी सी वैसे फॉगी सिचुएशन थी एंड इफ यू थिंक कि थी कराची वाले तो मेरी साइड ले प्लीज ट्वीट कर दें इस बात का। बट वी हैव टू टॉक अबाउट द बाय द वे, आप चूंकि स्मॉग और फॉग की बात कर रही हैं तो एक्सट्रीमली हैजरस सूरत हाल है लाहौर पर्टिकुलरली, और कराची भी दूसरे नंबर पर ही है। गुज़श्ता लगातार मुसलसल 2 रोज से, मतलब अब जो लंग्स के डॉक्टर्स हैं आज चौथे नंबर पर कराची है। आपको पता है कि हर घंटे के साथ सूरत हाल तब्दील हो जाती है। ठीक, आज वैसे इस वक्त सड़कों पे जरा कम रश भी नजर आ रहा है। लाहौर में आपको पता है इमरजेंसी नाफिज करके तालीमी इदारों के दिन भी और औकात कार भी महदूद करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का जो अब हमारी लोगों के लिए जान का खतरा बन गई है? इस पर हमें सोचना होगा। और ट्रेजेडी ये है, आपको पता ही है लाहौर एक कैफियत का नाम है, इस कदर खूबसूरत शहर, पाकिस्तान का सकाफती विरसे का मरकज़, टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर लाहौर के बारे में ये बात की जा रही है कि इन अयाम या इन दिनों और इन महीनों में लाहौर में रहना आपके लिए मुज़र सेहत है, तो मेरा तो बड़ा दिल ट्रेजेडी है एक्चुअली। ये ट्रेजेडी बात इसलिए देखें क्योंकि गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि जब लोगों ने बाहर के मुल्कों से भी ट्रैवल करना होता है ना, पाकिस्तान बेशक पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो गर्मी अवॉइड करते हैं, सर्दियों में आने की कोशिश करते हैं। और सर्दियां वैसे ही आपको पता है, मतलब एक तो शदीद सर्दी, गैस की लोड शेडिंग, ये मसले मसाइल तो हमारे हैं, और फिर एनवायरनमेंट अलाउ नहीं करती बिकॉज वो इतनी हैजर्डस और डेंजरस आई वुड से वो हो जाती है। बिकॉज एक तो हमारे यहाँ सारी शादियां भी उन महीनों में होती हैं, जैसे इस महीने में कोई पता नहीं, मैं ही जानती हूँ कोई 6 शादियां तो हो रही हैं, तो हर कोई एवरीबडी ट्रेवल्स फॉर दैट एंड इट बिकम्स वेरी डेंजरस। उसके बाद सड़कों के हालात, फिर फॉग कब उतर रही है, कब साफ होगी, फिर फ्लाइट्स डिले होती हैं, मतलब एक कंटिन्यूअस एक प्रॉब्लम चल रही होती है। होपफुली ऐसे हर साल ही करते हैं कि इसका कोई सीरियसली बैठ के सर जोड़ के और ये रीजनल इशू है, ये सिर्फ किसी एक मुल्क का इशू नहीं है। आपको पता है कि इंडिया इज आल्सो सफरिंग थ्रू द सेम थिंग। दिल्ली भी वो जो एयर क्वालिटी हमारा और हमारे हमसायों का इशू है। बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर देखें तो पहले 1 2 3 नंबर जो होते हैं उसमें दिल्ली और लाहौर तो आगे पीछे चल ही रहा होता है। वैसे आज कराची चौथे नंबर पे है, सो गुड ऑन दैट। वैसे अब हमारे ये हालात हो गए कि हम चौथे नंबर पर आने पे तसल्ली का इजहार कर रहे हैं। सोचिए, ठीक है। बाय द वे बहुत सी और बातें हैं, अगले घंटे में कर लेंगे। आपको पता ही है अंडे 300 रुपए दर्जन और बाज़ जगहों पर 300 रुपए फी दर्जन से ज्यादा पर पहुंच गए हैं। प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहा आम आदमी के लिए, कोई एक मुश्किल थोड़ी है, सांस आ नहीं रहा, उसमें आप ये भी ऐड कर दें कि सांस भी नहीं आ रहा। नहीं तो जब सांस नहीं आ रहा तो आपने प्याज जरूर खाने, मतलब आगे आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकती है। आपको वो मुहावरा नहीं आ रहा याद, 100 प्याज करना? हाँ एग्जैक्टली। बट एनीवे वी आर डाइग्रेसिंग, लेट्स कम बैक टू द मैच बिकॉज आज जो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है वो मुल्तान में सेकंड टेस्ट जो है वो शुरू होगा, और पिंडी टेस्ट की शिकस्त भुलाकर पाकिस्तान टीम जो है वो आज इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान स्टेडियम में उतर रही है और टेस्ट सीरीज में जान बाकी रखनी है। तो ये जीत जो है ये अपने नाम करना होगी। कप्तान तो कॉन्फिडेंट है, बाबर आजम कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में मतलब ये नहीं कहा Not in so many words. हाँ, लेकिन सॉर्ट ऑफ उन्होंने यही कहा कि आई डोंट केयर, ठीक है, और मैं अपना फोकस्ड हूँ। उन्होंने बड़े अज़्म का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जी पिंडी का उधार वो चुका देंगे मुल्तान में। मुल्तान बिग वर्ड्स, आई एम सॉरी, मुझे कहीं आपको लग रहा है कि बाबर थोड़ा ज्यादा जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन ठीक है। He's confident. I mean, like, I don't know. He didn't say anything to make me feel कि बहुत ही कुछ over confidence दिखा रहे हैं. He's confident और ऐसा तो लेकिन बेन स्टोक्स कह रहे हैं वो कोई और ही अपने अब नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेंगे। पहले हम कम भुगत चुके हैं आपकी स्ट्रैटेजी, जो आप नया भी कर रहे हैं। कोई इस तरह करता है अपने मेज़बानों के साथ जो आपका ख्याल भी रख रहे हैं? क्या अच्छा जी, दोनों टीमें जो हैं बाय द वे वो स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और तैयारियां जो हैं वो फुल ऑन है। आपको पता है शायकीन भी बड़े पुरजोश हैं। वैसे ही वीकेंड शुरू हो रहा है आज से
और मुल्तान वाले हैव ऑलरेडी गियर्ड अप कि वो इस टेस्ट मैच को भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, नतीजे से बालातर होकर। अगर लेकिन नतीजा भी हमारे हक में आए तो मजा तो वाला हो जाए। हाँ, लेकिन ये मैं आपको याद कर दूं कि इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट आपको पता है कि आजकल इंग्लिश टीम जो है ना, उसका जादू जो है वो हर फॉर्मेट में सर चढ़कर बोल रहा है। और पाकिस्तान टीम के बारे में भी वैसे सारे जानते हैं We are unpredictable, कुछ भी कर सकते हैं। सो यू नो, हमसे भी डर के रहना चाहिए। बाकियों को अतीक से जानते हैं ना क्या सीन है। अतीक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, द ग्रेट डे हैज कम फाइनली फॉर मुल्तान। आप बताइए क्या तैयारी है, क्या मनाजिर हैं, मौसम कैसा है? अब्दुल्ला, जैसे खदशा जाहिर किया जा रहा था कि धुंध की वजह से जो है वो शायद पहला सेशन जो है वो देर से शुरू हो, लेकिन आज शौकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि धुंध जो है वो आज बहुत ज्यादा कम है और मैच जो है 10 बजे ही शुरू हो जाएगा। और उससे कुछ देर बाद जो है वो टॉस होगा 9:30 बजे और पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 को लेकर काफी बातें हो रही हैं और अबरार अहमद जो उनको डेब्यू कराया जा रहा है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। लेकिन और क्या होगी, क्योंकि नसीम शाह जो है वो इंजरी का शिकार हो गए, तो हमारे जो फास्ट बॉलिंग थे, शाहीन शाह पहले आउट हो गए थे, हारिस रऊफ इस सीरीज से बाहर हो गए और अब कल हमने देखा कि नसीम शाह जो है वो दाएं कंधे की इंजरी का शिकार नजर आए। अब प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या बनेगी? फहीम अशरफ का नाम भी जो है सामने आ रहा है। जिस तरह की ये विकेट है स्पिन के लिए, तो अबरार स्पिनर है, उनको डेब्यू कराया जा रहा है और इसका भी इम्कान है कि मोहम्मद नवाज को जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। अजहर अली को भी लेके जो है खासी बातें हो रही है। अब्दुल्ला सुल्तान, बिल्कुल आप परेशान होंगे कि जिस तरह हमने पिंडी टेस्ट के अंदर 4 डेब्यू करा दिए थे और मुझे लगता है कि यहाँ भी अजहर अली को जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। उनकी जगह या शान को खिलाते हैं या नवाज को उतारते हैं। तो अभी प्लेइंग 11 में कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो अनाउंस हो जाएगी टॉस से थोड़ी रोज पहले। तो बस शौकीन का जहां तक आपने जज्बा पूछा, तो जाहिर बात है मुल्तान टेस्ट इसी वजह से लेके आए, यहाँ पे शौकीन आ जाते हैं और दूर दूर से हमने देखा कि शौकीन बैठे हुए थे, नाश्ते कर रहे थे। अभी तो चने, भटूरे और पराठे और सब चीजें चल रही थी। और उसके बाद भटूरे ये ना करें यार। चले वहाँ किसी के सामने ना आप कहिएगा। बट गुड थिंग इज कि आप अतीक वहाँ खुद हैं, तो बाकी स्पेक्टेटर्स के साथ आप भी इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट भी की है। तो इट डज सीम लाइक वो धुंध का जिससे वाई कराची में मैं सोच रहा हूँ क्या भटूरे नहीं मिलते हैं ना। ये बड़ी ही, मैं कहता हूँ लाहौर में तो मैं रंग महल से एसोसिएट करता हूँ। और इसके साथ एक वो ना एक टच यहाँ से देना होता है, भटूरे मतलब इस ना करके कहना होता है। इट्स लाइक एक्सेंट उसमें चेंज हो जाता है। लड़कों के बारे में जरा पूछना चाह रही थी आप, टीम के बारे में। तो फिर बुलाए ना वापस अतीक, बताइए कुछ हमारे बॉयज के बारे में अपडेट दीजिए। कैसी बॉडी लैंग्वेज लग रही है, क्या तैयारी है, किसी से आपकी बात हुई हो? कल हमने बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कॉन्फिडेंस पे हम बात कर रहे थे कि वो बहुत ही पुरज़म है एंड ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस वन ये हमारा ही होगा। जस्ट बाय द वे स्क्रीन छू के चेंज हुई है। सिकंदर बख्त इज आल्सो राइट हियर विद अस। हेलो सिकंदर, हेलो सिकंदर, व्हाट इज भटूरा? प्लीज लेट मी नो। यू डोंट नो व्हाट भटूरा इज? We all need to go to Multan to try out these. Forget the match. We need to go for भटूरे। जिस तरह हमारी हलवा पूरी होती है ना, ये उसको भटूरे छोले इस तरह कहते हैं। मैं तो अच्छा, मैंने कहा ये थोड़ा सा मोटा होता है और इसके अंदर दाल भी भरी होती है टाइम्स। ठीक है, बहुत अच्छी चीज होती है। खैर अतीक, हम इस पे जरा तफसील से बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बताइए कि क्या किसी लड़कों से आपकी बात हुई है? क्या तैयारी लग रही है आपकी? हाउ कॉन्फिडेंट आर दे? बाबर सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट यस्टरडे। देखिए, हमारी टीम है, कॉन्फिडेंस तो बहुत है, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और रिलैक्स जो है वो इंग्लैंड की टीम नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम की बॉडी लैंग्वेज ये नजर आ रही है कि लड़ो, चाहे हम हार जाएं या आप जीत जाएं या हम जीत जाएं आप हार जाएं, उनकी वो बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड के अंदर है। और हमारी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये है कि बचो, उनकी ये है कि लड़ो और हमारी है कि बचो। और इसी हमने कल देखा, कल प्रैक्टिस भी यहाँ पर हुई, तो इंग्लैंड वाले बड़े आराम से म्यूजिक लगा के बहुत अच्छे अंदाज के अंदर जो है प्रैक्टिस करते हुए, और हमारी टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी। कॉन्फिडेंस मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल जो है उनके कॉन्फिडेंस डाउन है और कंधे झुके हुए हैं और दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमारी खिलाड़ी बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है और कम बैक करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार है। और हमारी टीम तो करती ही कम बैक है, चाहे आप एशिया कप उठा लें, चाहे वर्ल्ड कप उठा लें, हम तो पहले मैच करके उसके बाद कम बैक करते हैं और फिर दुनिया देखती रहती है कि किस तरह कम बैक किया। तो लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर जो है वो खासी कंफ्यूजन है इस वक्त के। पाकिस्तान टीम जैसे पिंडी में 4 डेब्यू किए थे, कोई यहाँ
पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11, क्योंकि हमारे बॉलर्स भी इंजरी का शिकार हैं और फिर यहाँ पे स्पिन ट्रैक है। अबरार को तो उतार रहे हैं, नवाज को भी उतारेंगे और फिर अली सलमान आगा भी जो है वो स्पिन कर लेते हैं। और अगर अजहर अली को बिठा रहे हैं तो क्या अली सलमान आगा नंबर 3 पर आएंगे या खुद बाबर नंबर 3 पर आएंगे? तो बहुत सारे सवालात हैं, ये टॉस से पहले जो है वो ये दूर हो जाएंगे। जी अच्छा जी, टॉस से पहले मुख्तार, अगर सिकू आप कुछ जानना चाहते हैं अतीक से तो यू कैन आल्सो आस्क हिम पिच वगैरह के बारे में। तो आई गेस पिच के बारे में कि तुम्हें इन्हें कैसी लग रही है, वहाँ पिच कैसी लग रही है, क्या कह रहे हैं इस पिच के बारे में, वहाँ के ग्राउंडमैन क्या कह रहे हैं? देखिए, कल जब बेन स्टोक्स से पिच के हवाले से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था ड्राई पिच है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान टीम के और जो ग्राउंड स्टाफ है उन लोगों से मेरी जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि स्पिन ट्रैक बनाया है, क्योंकि फास्ट हम बना नहीं सकते। हमारे 2 बॉलर पहले ही थे और अब नस्बी शराब भी हो गया और बैटिंग ट्रैक होगा तो फिर वो उससे ज्यादा तनकीद होती है। तो स्पिन ट्रैक जो है, और इसी वजह से देखो भाई ये डिसाइड तो कर लिया, पीसीबी ने अब तक ऐलान कर दिया है कि अबरार अहमद जो है वो डेब्यू करेंगे। स्पिनर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनके साथ एक और स्पिनर के लिए नवाज का नाम जो है वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा है कि नवाज को भी जो है वो करा सकते हैं। अली सलमान आगा भी स्पिन करते हैं, तो ये स्पिन के जाल में फंसाने के लिए इंग्लिश खिलाड़ियों को जो है वो स्पिन ट्रैक बनाया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें कामयाब कितने होते हैं। और सिक्को भाई, टॉस सबसे अहम किरदार अदा करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर जो है वो बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो स्पिनर्स का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलना शुरू हो जाएगा। जी राइट, अतीक उर रहमान, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। थोड़ी देर में वैसे टॉस होगा तो हम उसमें भी लाइव चले जाएंगे, लेकिन एक बात जो इन्होंने कही है सिकंदर, हम हमेशा डिफेंसिव साइड पे होते हैं, पाकिस्तानी टीम, दूसरी टीम जो होती है हमेशा ऑफेंसिव साइड पे होती है। अभी तो इंग्लैंड के साथ तो ये सूरत हाल लग रही है स्टेटमेंट्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी। देखो, इंग्लैंड के बड़ा जबरदस्त उसने स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा शर्मिंदगी वाला भी था और थोड़ा सा बड़ा एग्रेसिव किस्म का, कि बेन स्टोक्स ने बोला कि अगर सेकंड इनिंग में टाइम ज़ाया होता है फॉक की वजह से, तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमें 250 की लीड होगी और टाइम नहीं होगा तो मैं सेकंड इनिंग डिक्लेयर कर दूंगा। यानी कि वो समझता है कि पाकिस्तान की टीम को मैं 250 रन में भी जीत जाऊंगा। मतलब सो मच कॉन्फिडेंस है उनका। मगर देखो, मैं अब्दुल्ला, सारी दुनिया की टीमें जो होती हैं प्लानिंग करती हैं कि जी इंग्लैंड आने वाली है, हमने उनके खिलाफ कैसे खेलना है। ऐसा नहीं होता कि 3 दिन पहले आप 4 टेस्ट क्रिकेटर्स को भेज देंगे जाके पिच बनाओ। टेस्ट क्रिकेटर थोड़ी पिच बनाता है, वो तो ग्राउंडमैन या क्यूरेटर बनाता है ना। तो उसको आपने 4 लड़कों को भेज दिया, पहले से बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। आपको पता था कि शाहीन अनफिट हो गया है, तो आपको पहले से वहाँ से प्लान करना था। बाबर तो कह रहा है कि जी मैंने स्पिनिंग ट्रैक बोला था, फिर एक स्पिनर खिला दिया। आज देखते हैं कि क्या जाहिद को ड्रॉप कर देंगे, इब्रार को ले आएंगे। अब्रार का तो कंफर्म कर दिया है, तो फिर क्या जाहिद भी खेलेगा, क्या नोमान को नहीं खिलाएंगे? वो काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है, उसको खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखें, होता यह है कि जो बड़ी टीमें आती हैं ना, तो आप सीनियर से मोस्ट सीनियर प्लेयरों को खिलाते हैं ताकि उसका जो उसका रिजल्ट है तो उन सीनियर खिलाड़ी बर्दाश्त कर सकें। अब नए बच्चों को बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं डालते। नीदरलैंड के खिलाफ खेलने गए थे, वहाँ आप सारे नए बच्चों को खिला देते। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने जाएं, उन्हें वहाँ पर आप पूरे नए बच्चे खिला दें, जितने भी खिला सकते हैं। मगर जब बड़ी टीमें आ जाती हैं, बहुत बड़ी टीम है इंग्लैंड की, देखें किस तरह खेल रही है, तो उसके खिलाफ आप नए बच्चों को डालना, मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती है। बच्चों के साथ भी ज्यादती है, बच्चों के साथ जाती है। दैट्स ऑल। बिसरे के वो बेचारे डेब्यू कर रहे हैं, उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं। 7 रन की एवरेज से उन्होंने खेला सेकंड इनिंग में, कितनी पिटाई की होगी। टेस्ट क्रिकेट का तरीके से मतलब एक मेरी बात सुने, ये कोई बात है? वैसे इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट का तरीका ही बदल दिया। ये कोई इस तरह कोई होता है? वैसे कोई करता है ऐसे? का ये कहना, ये अंडरलाइंग वेल्ड थ्रेट टाइप साउंड करता है कि हम मजीद जो है इनोवेशंस करेंगे। उनका ये कहना है, क्या करेंगे मजीद? बताया ना मैंने आपको, उसने ये कहा कि अगर मुझे 250 रन की लीड हो गई और मेरे पास टाइम नहीं रहा फॉक की वजह से कि जी ओवर्स कट रहे हैं और मेरे पास सिर्फ 100 ओवर रह गए, 125 ओवर रह गए, तो मैं क्या करूंगा कि जी सेकंड इनिंग ही नहीं खेलूंगा, वो पूरी की पूरी डिक्लेयर कर दूंगा, कहूंगा आओ खेलो। सिक्को, वो जो टेम्परामेंट डिफरेंस होता था कि जनाब ये टेस्ट का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, ये T20 का प्लेयर है, अब ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने एटलीस्ट इस सीरीज या गुज़श्ता मैच में वो लाइंस ब्लर कर दी हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपना एक स्टाइल बदलाया। वो मैकैलम जो थे वो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने PSL खेला था, उन्होंने कोशिश की थी ये स्टाइल अपनाने के, वो कामयाब नहीं हो सके इधर, राइट। तो उसके बाद जब वो उनके कोच बने तो उन्होंने जब ये स्टाइल अपनाया और बेन स्टोक ने भी बोला ठीक है मैं भी ये मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारे खिलाफ ही नहीं खेले हैं, वो दूसरों के खिलाफ भी खेले। इंडिया के खिलाफ उनकी सीरीज 2-2 इवन रही है, न्यूजीलैंड को उन्होंने मारा, साउथ अफ्रीका को मारा। वो इसी स्टाइल से, इसी पैटर्न से खेल रहे हैं। हारें जीते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तुमसे प्यारे होता है ना, जीतो या हारो, तो उन्होंने बस वही पैटर्न बना लिया है।
Alright, so ये बात में जीतो या हारो ये जो गाना था ना, ये मुझे सॉन्ग ऑफ कॉन्सोलेशन लगना स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, जब लग रहा होता है ना कि ये हम सॉन्ग ऑफ कॉन्सोलेशन, ये कॉन्सोलेशन मुझे ये गाना नहीं। What should we expect today? What should we do right to make it right? देखिए, होना ये चाहिए कि अभी सीनियर खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए था। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि जैसे यासिर शाह था, बना ले आप, इतना होमवर्क करके लाएं। नहीं मैं तो लिखता रहता हूँ। अभी दोपहर को भी प्रोग्राम में जैसे यासिर शाह था, साजिद खान था, ये लोग सीनियर स्पिनर्स थे। आप उनको खिलाते ताकि वो प्रेशर ले सकते थे। उनके अच्छे खासे टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। अभी अली सलमान आगा का नाम उसको तो 5 ओवर कराए पिछले मैच में, उन्होंने 5 ओवर कराए, उसने 38 रन दिए। उस बेचारे से तो कभी कभार वो गेन कराते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराता वो। अब शान को खिलाना चाहिए था आपको। शान जो है उसके मतलब 1200-1300 रन। बाय द वे अभी हमारे पास खबर ये है कि अबरार अहमद को आज खिलाया जा रहा है और उन्हें टेस्ट कैप भी दे दी गई है। कुछ विजुअल्स भी हैं हमारे पास, तो हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे। शान जो है वो काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है। वो काउंटी में इतने रन्स करके आए 4 रोज़ा क्रिकेट के अंदर। आप उसको ज़रूर अंदर रखते। आपने ज़रूरी था कि नए बच्चों को उसमें डाल दिया। चले, नए बच्चों के लिए बैटिंग ट्रैक के लिए तो अच्छा है, मगर शान एक एक्सपीरियंस प्लेयर था। उसके 9000 10,000 फर्स्ट क्लास के रन्स हैं, उसके तकरीबन 1200-1500 टेस्ट क्रिकेट में रन्स हैं, तो व्हाई नॉट? तो उसको क्यों नहीं खिलाया? मतलब आपको बड़ी टीमों के खिलाफ सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयरों को खिलाना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपको लगता है? I don't know, मतलब मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। या तो उन्होंने टीम पूरी जो है बाबर के हवाले की हुई कि जो आप जिसको चाहे खिलाएं, जिसको चाहे जैसे खिलाना चाहें, तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबर वो सही सिकंदर, एक सवाल आया है और सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग विल अजहर अली कीप गेटिंग चांसेस? वही तो आज एंड ही शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय शान। मतलब ये 96 टेस्ट मैच हो गए हैं, 96। अब वो आप इंतजार कर रहे हैं कि वो 100 टेस्ट मैच करे और हम लोग उसका वो सारा बर्दाश्त करें। जो भी वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा। देखिए, इट्स बैड लक। अब उसके उम्र के साथ जो है ना, आपके पैर वैर कम स्लो होने लगते हैं। जब तेंदुलकर खेल रहा था तो उसके पैरों पे गेंद ही नहीं लगती थी। जैसी उम्र होने लगी उसके पैरों पे गेंद लगने लगी, वो लेग पे 4 होने लगा। तो ये टाइम के साथ आपके में फ़र्क आ जाता है। तो शान को आप, इसीलिए हम पिछले प्रोग्रामों में ये जिक्र हुआ था, सबने कहा था कि शान को वन डाउन ओपन करा दें और अब्दुल्ला शफी को वन डाउन करा दें, ताकि अजहर अली को थोड़ा रेस्ट दे दें। रेस्ट क्या देना, बेचारे ही 37 और अब उससे रन्स नहीं हो रहे, तो ही मस्ट टेक अ ब्रेक। अब मेरा ख्याल है कि इसमें तो उन्हें रेस्ट ही दिया जा रहा है अपेरेंटली। आई होप लेट्स सी क्या होता है। मैं मतलब मेरी कोई दिल की ख्वाहिश नहीं है, मगर फॉर पाकिस्तान सेक तो वी मस्ट पुट शान इन। ठीक है जी, लेट्स सी फाइनल। ज़रा हमारे पास नाम भी आ जाएंगे कुछ ही देर में, आई गेस थोड़ी देर में टॉस होगा, हम उस पर बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। और सिकू आप हमारे साथ ही रहें। सो टॉस होगा तो फिर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, फिर हम आपको इजाजत देंगे। अभी वक्त है घड़ी की बात करने का। अभी बिल्कुल, अभी घड़ी आई है, घड़ी की बात करनी। वाह, बहुत ही आला बात की आपने। तो पहले एक घड़ी मुश्किल बनी थी और अब तो घड़ियां मुश्किल बनी हैं। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि तोशा खाना से घड़ियां जो हैं वो बेचकर जो रकम उन्होंने वसूल की है, वो उसकी कीमत उन्हें सूद समेत चुकानी पड़ेगी। बिकॉज ऑब्वियसली अब तो यही बातें इतनी हो चुकी हैं इस बारे में, यहाँ तक कि इमरान खान नाअहली तक जा पहुंचे। लेकिन ये मामला भी रुका नहीं। कल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो ने नए सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं। और पहले तो मुर्शद ये खान साहब की घड़ियाँ नहीं थी, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई थी घड़ियाँ। और इस तरह इतना कैजुअली बेच वगैरह देने वाला मामला था नहीं जितना। खान साहब की कुछ घड़ियाँ डस सीम ना कि बहुत पुरानी उनकी कुछ घड़ियाँ पड़ी हुई थी जो बेच दो। एनीवे जी, जुल्फी बुखारी ने इस ऑडियो की तरदीद नहीं की, लेकिन ये दावा ज़रूर किया है कि ऑडियोज़ जो हैं ये टेम्पर्ड है। सो ये दुबई वाली आप घड़ी कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मुताबिक तो ये घड़ी दुबई में बेची ही नहीं गई थी। नहीं, इनके कहने का मतलब है जो वो घड़ी की बात हो रही है ना, ग्राफ वाली दुबई घड़ी, तो ये और घड़ियाँ। अच्छा, ये और घड़ी, मतलब ये आपने मजीद इन्फॉर्मेशन दे दी कि सिर्फ वो ही नहीं थी, मजीद और घड़ियाँ भी थी। He said कि this is tempered, but he also did not say कि ये आवाज़ मेरी नहीं है। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ कहती है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। वैसे कानून के मुताबिक हुआ तो ज़रा बता दीजिए कि हाँ 2 दिन पहले, ज़्यादा नहीं, या 1 दिन पहले ही ख़रीदी गई और उसके अगले दिन बेची गई, सेम डेट की सारी ट्रांजैक्शंस हैं। सो अपैरेंटली पहले बेची गई और बाद में उसको पैसे दिए गए तोशा खाना को या हुकूमत पाकिस्तान को। घड़ी बेचने की रसीद भी सामने आई, कच्ची रसीद। मतलब इन दिस डे एंड एज कच्ची कौन बनाता है, ये भी बहुत अजीब बात है। जिसमें था कि जी वो याद है आपको सारे बुलंदोबांग दावे के टैक्स नेट में ला रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल लगा रहे हैं और खुद ही एक वजीर आजम पाकिस्तान ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसमें कोई टैक्स की लेन देन नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ तक के तोशा खाना तक में जो पैसे जमा कराए जा रहे हैं मुतअद्दिद मकामात पे, वो कैश की सूरत में कराए जा रहे हैं। इमेजिन। तो ये
क्या बातें हो रही है। खैर एनीवे आपको ये भी बता दें कि जहाँ से शफीक, मेरी बात सुनो का भाई बयान सामने आया हाँ ना, तो ये जो दुकान के जो मालिक है ना शफीक, उनका भी बयान सामने आ गया है। अब वो क्या, तो वो बंदा खुद कह रहा है भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसका बेस्ट डिफेंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सहाफ़ियों की तरफ से कि अपेरेंटली नीचे देख रहे तो पढ़ रहा है, तो भाई वो एंकर तो नहीं है। अगर उसने अपना स्टांस कुछ पॉइंटर्स की सूरत में लिख के रखा हुआ है कहीं पे और मुबैना तौर पर वो पढ़ भी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। दिस इज द बेस्ट दैट यू कुड कम अप विद। ये भी पता है, ये इन दिस डे एंड एज 2022 में इतनी स्ट्रॉन्ग और पक्की लिखत पढ़त होनी चाहिए थी इन चीज़ों की, ताकि ये दुबियस बातें ना हो सकें कि कोई उसको नहीं मान रहा, वो उसको नहीं मान रहा। ये चीज़ें की इसलिए जाती हैं कि इतना कंफ्यूजन फैला दो कि कभी सच्चाई जो है वो बीच में ना निकले, लेकिन सच्चाई निकल ही आती है। न्यूज़ से हमारे साथी हैं कासिम अब्बासी, वो भी सच्चाई के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हीं ने तो मतलब ये सारी स्टोरी जो है ये एक्चुअली निकाली थी और ढूंढी थी। FBI के रिकॉर्ड्स भी सारे इस दुकान के वगैरह बताएं। तोशाखाना स्कैंडल में मजीद पेशरफ जो है वो हो गई है और हम इसको अपडेट भी अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। तो शफीक साहब ने कह दिया है कि घड़ी उन्हें बेची ही नहीं गई, उनका तो ये कहना है। तो फिर वो रसीद कहाँ से आई, किसने बनाई और क्यों बनवाई, तो आपका अंदाजा क्या कहता है? जहाँ तक आपका देखिए सवाल है कि उन्होंने रसीदें क्यों बनवाई, अब ये तो जाहिर सी बात है प्रूव करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट अब करना चाहिए कि वो रसीदें क्यों बनवाई। क्या वो खान साहब ने ही, क्योंकि नाम तो उनके ऊपर बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो इमरान खान साहब के नेम पर वो इशू हुई हुई हैं सेल रसीट्स, और 51 मिलियन रुपीस भी उन पर बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है जो एक वॉच सेट है, और साथ ही साथ इसके दूसरे 2 घड़ियाँ और हैं जो कि 7 मिलियन रुपीस की इसी घड़ी में खान साहब के नाम पर फ़रोख्त की गई हैं। तो ये हमने देखा है कि कल देखें एक और भी जो है मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है जो कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान है। ये अब देखें जाहिर सी बात है प्रूव करना चाहिए। एक तो यही कि वो रसीदें, इससे जो मोहम्मद शफीक साहब का क्लेम है उससे तो वो रसीदें जो हैं वो जाली साबित हो रही हैं। तो ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि ये क्या, किसने कराई सेल, ये कौन लेके गया, घड़ियाँ किधर लेकर गया, ये दुबई किस तरह पहुंच गई। जो अभी फ़िलहाल जो इनका ओनर है जो क्लेम कर रहे हैं उमर ज़हूर साहब, जो अब उनके क्लेम्स हैं उनको भी प्रूव करना चाहिए कि वो कहते हैं कि उनको फ़रा खान जो साहिबा हैं उन्होंने जो है ये घड़ियाँ दी। अच्छा कासिम, एक चीज़ की मज़ीद वजाहत दरकार है कि रसीदों में हेर फेर, कीमतों में रद्द बदल, मुबैना तौर पर असल रकम का ज़ाहिर ना किया जाना, यह सब कुछ फौजदारी कानून के तहत जराइम कहलाएंगे। तो क्या पुलिस ने इस पर कोई पेशरफ्त नहीं की? अब शफीक साहब को पुलिस को ढूंढना चाहिए था ना प्राइमरीली, कि दुनिया के कौन से कोने में छुपे बैठे हैं, या अल्टीमेटली सहाफ़ी ढूंढ रहे हैं इनको। अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये उन्होंने सहाफ़ियों को नहीं दी, ये वीडियो मेरे पास आई है एक सोर्स के थ्रू। ये वीडियो जो है उन्होंने, एक तो ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है और दूसरा उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो भी रजिस्टर करवाई है, और वो जो है उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो दुबई में होते हैं उनको जो है उन्होंने स्टेटमेंट इशू की है और जो कि अटेस्ट की है उधर उन्होंने, और बाद में कंफर्म किया है मेरे हुकूमती ज़राओं ने कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये स्टेटमेंट उन्होंने उधर जमा कराई है। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल सहाफ़ियों के साथ तो उन्होंने शेयर नहीं की, मेरे ख्याल से उन्होंने एक लीगल स्टेटमेंट जो है, जो एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हुए उन्होंने वो सारा किया है। तो जहाँ तक ये कीमतों की आप बात कर रहे हैं कि कीमतों का रद्द बदल और इस तरह, ये देखें कि जो उमर ज़हूर फ़ारूक साहब हैं उनका जो क्लेम है वो कहते हैं कि $2 मिलियन में जो है फ़रा खान साहिबा को जो है उन्होंने ये घड़ी जो है उनसे ख़रीदी। तो वो देखें लगभग उस वक्त जो है 28 करोड़ रुपए जो हैं वो बन रहे थे। तो खान साहब ने जो अपना तोशाखाना जो वो है जजमेंट है उसमें जो उनका जवाब, जो तफसीली जवाब है उसमें उन्होंने जो है डिक्लेयर किया हुआ है कि मैंने ये घड़ी इसी तरह मोहम्मद शफीक आर्ट ऑफ टाइम शॉप को जो है बेची, और ये घड़ी 5 करोड़ रुपए की बेची, जिसमें से 3 करोड़ रुपए का जो है मैंने मुनाफा कमाया और 2 करोड़ रुपए जो है मैंने तोशाखाना के उसमें जो है डिपॉजिट करवा दिए। अगर तो ये रिसीट्स फेक हैं तो इनको दिखाकर खान साहब ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए जो है वो डिपॉजिट करा दिए। बहुत शुक्रिया आपका कासिम। ये मामला तो अभी दबने वाला है नहीं, ये तो अभी पीछा नहीं छोड़ेगा।
अच्छा जी, मैंने आपको बताना था कि 2006 के बाद अब लेट्स सी कि आज कौन तारीख रकम करता है इन द मुल्तान स्टेडियम। 2006 में टेस्ट में आखिरी 2 सेंचुरियां जो बनाई गई थीं वो थी जनाब ब्रायन लारा फ्रॉम वेस्ट इंडीज, 216 रन इन्होंने बनाए थे और मोहम्मद यूसुफ ने बनाए थे 191 रन। सो ये जो दिस वाज द लास्ट टाइम। सो ये जो टेस्ट सेंचुरीज है ना, इसमें आज सुनहरी मौका है दोनों टीमों के लिए कि इस हॉल ऑफ फेम में या इस बोर्ड पे अपना कौम सुनहरी हुरूफ में नाम दर्ज कराता है। बहुत ही आला। तो ये हमारी दुआ भी है और एक हम चाहते भी हैं कि प्लीज ये कोई ना कोई कर दे। और घड़ी गेट पे हम जरा मज़ीद बात करेंगे क्योंकि हमने बताया था ना ब्रेक से पहले कि तलत हुसैन साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी पता करना है कि तज्जिया लेना है एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब। ये बताइएगा कि जो पेशरफ पिछले 24 घंटों में हम देख रहे हैं घड़ी पे, मतलब ऑडियो लीक भी हो गई है, फिर जिसने ख़रीदी सपोजिटली वो कहता है मैंने ख़रीदी नहीं, बहुत सी इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो एक घड़ी नहीं थी, ये भी पता चला है कई घड़ियाँ थीं। तो अब तो शक नहीं कि ये सिर्फ इखलाकी मामला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल भी है। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखें, मालियाती स्कैंडल भी है और कानूनी स्कैंडल भी है। इखलाकियात के मामले को अगर आप परे भी रख दें क्योंकि उनका ख्याल है कि इमरान खान जो भी करें वो इखलाकी मयार पर पूरा उतरता है। अगर इमरान खान ने ये घड़ी या घड़ियाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, घड़ियाँ अगर उन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं करवाई और करवाए बग़ैर जमा उनको बिकवा रहे हैं और बिकवाने के बाद जो पैसे बन रहे हैं उनमें से तोशाखाना की फ़ीस अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा है, जो थेफ्ट के ज़ुमरे में आता है, चोरी के ज़ुमरे में आता है। दूसरी बात, अगर घड़ियों की जो मालियत का अंदाज़ा लगवाया गया उसके अंदर प्रोसीजर की गलती है, मसलन तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न के अंदर है, अगर जो तखमीना लगाने वाले हैं वो कैबिनेट डिवीज़न नहीं गए और इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ के PM हाउस में जाके उन्होंने तखमीने लगवाए और जानते बूझते हुए महंगे तरीन गिफ्ट्स के तखमीने उन्होंने कम लगवाए और उसके बाद घड़ियाँ बेचीं, तहाइफ बेचे और बाहर के मुल्क भेजे और वहाँ से फिर पैसे पाकिस्तान के अंदर आए, तो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। तो ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है और ये लाखों और करोड़ों का खेल भी नहीं है, इसके अंदर तो अरबों की मालियत के गिफ्ट्स बताए जा रहे हैं। अच्छा तलत साहब, अब घड़ी वाली कहानी और इसकी रसीद सामने लाने वाले अव्वलीन लोगों में से आप एक भी हैं और उस वक्त भी आपने शक का इजहार किया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो ये गड़बड़ तो ज़रा बढ़ती ही चली जा रही है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अब ये कंटेस्ट भी करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर गलती तस्लीम करनी चाहिए? वैसे गलतियाँ तस्लीम करने में वो हैं, आजकल बाजी ले रहे हैं और लोग इस पे उनका बड़ापन भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ये गलती भी मान लेनी चाहिए? लेकिन ये गलती तस्लीम वो करें या ना करें, ये मामला उनके गले पड़ चुका है। इलेक्शन कमीशन से वो एक मरतबा इसमें से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। 13 दिसंबर को ये केस दोबारा लगा हुआ है कि इमरान खान साहब को उस डिस्क्वालीफिकेशन जिसका ताल्लुक बराह रास्त तोशाखाना से है उसके पेश नज़र पार्टी की क़यादत से हटाना चाहिए या नहीं। तो ये तो उनके गले पड़ चुका है। अब घर के अंदर भी ये मामला फैल रहा है। ये ऑडियो लीक जो है ये इमरान खान की बेगम की है, जिसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी से वो बात कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी का जो बयान सामने आया है उसके अंदर उन्होंने ये तो कहा कि मैंने ना कोई घड़ी बेची ना बिकवाई। ये उन्होंने कहा है जी कि ऑडियो जो है कट एंड पेस्ट है, जिससे मुराद ये है कि ऑडियो उन्हीं की है लेकिन कट एंड पेस्ट किया गया। तो जुल्फ़ी बुखारी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा फ़रा गोगी जो है बुशरा बीबी का दाहिना बाजू हैं। तो अब तो इमरान खान के घर का निज़ाम जो है इसकी जद में है, तो वो कितनी गलतियाँ मानेंगे, क्योंकि जो तहाइफ हैं उनकी मालियत जिससे मैंने पहले गुजारिश की अरबों की है और अगर वो मानेंगे तो फिर जाहिर है उसकी सज़ा भी उनको मिलेगी। अच्छा, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो खैर पता चल ही जाएगा, लेकिन एक हसास नौयत का सवाल भी पैदा होता है यहाँ कि इमरान खान से मुंसलिक जो बड़े मुबैना मालियाती स्कैंडल हैं वो फरा खान करप्शन बरास्ता उस्मान बुज़दार, तोशाखाना खरीदो फरोख्त जो है बरास्ता जुल्फ़ी बुखारी, फिर उसके बाद अलकादिर यूनिवर्सिटी भी है। इन सब का सिरा जो है तलत साहब वो जाकर इमरान खान के घर से मिलता है लेकिन बराह रास्त इमरान खान से नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो हुआ तो है लेकिन खान साहब को ज़्यादा पता ही नहीं था? मतलब ये मार्जिन उनको दी जा सकती है?
मार्जिन तो आप जितना आपका दिल करे इमरान खान को दे दें। इमरान खान को खुद कभी किसी चीज़ का पता नहीं चलता। उनको तो बुशरा बीबी बताती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनको पता नहीं चलता। उनका लॉ मिनिस्टर जो है उसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया है। उनको पता नहीं चलता कि धरने के अंदर लोग कहाँ से आ जाते हैं, उनको तो किसी चीज़ का पता नहीं चलता। तो मार्जिन तो आप उनको जितना भी देना चाहें दे दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की नाक के नीचे दाएं बाजू पर, बाएं बाजू पर, सामने, आगे, पीछे, हर तरफ ये काम हो रहा हो और इमरान खान को उसका पता ना हो। और अगर वो इतने ही नाबलद हैं हकायक से, तो फिर उनको पार्टी की क़यादत भी छोड़ देनी चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। वैसे तलत साहब, दिस फार्मूला हैज आल्सो वर्कड फॉर हिम वेल ना, कि गलती तस्लीम करो और किसी और पे जिम्मेदारी भी डाल दो कि मुझे गलत गाइड किया गया था। बिल्कुल गाइड भी गलत किया गया, थोड़ा सा हम क्लूलेस भी हैं बिकॉज हमें तो पता ही नहीं था। आपको पता है ना कि ये मामला कि हम तो पहली दफा आए, जब एक जलसा हो रहा था, जब इनकी एक मार्च चली थी, तो उस वक्त भी किधर जाके स्टेशन करना चाहिए, उनको किधर रुकना चाहिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से आया था वो, दे वर अनअवेयर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। तो ये भी अच्छा एक वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ थिंग्स है कि हमें तो पता और चूंकि अब गलतियां तस्लीम करने का सिलसिला चल ही रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने का मामला हो या फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात हो, अब सभी गलतियां मान रहे हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरा ख्याल है कि यह मामला गले पड़ सकता है। इससे जान छुड़ाने का बेहतरीन मौका ये है कि इसको किसी और पे पिन करके गलती मान लें कि हमें गलत गाइड किया गया था, ये सारा इसने किया है या कराया है। दैट वर्क ना, ये भी मतलब तंगी आ जाता है इंसान। But it has worked well for him in the past as well. अच्छा, मूविंग ऑन। हाँ, वैसे ये भी गलती अगर आप कह दें कि जनाब मुझे नहीं पता था लेकिन घर में सब कुछ हो रहा था, तो जिसको घर का कुछ नहीं पता उसको मुल्क का क्या पता होगा। अच्छा जी, सियासत जो है वो बाज़ औक़ात नज़रबंदी के खेल की तरह होती है, यानी असल चीज़ वो नहीं होती जो दिखाई देती है, बल्कि हकीकत बिहाइंड द सीन जो है वो छुपी होती है। और इमरान खान ने जब से असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया है, कुछ सामने तो बहुत कुछ पस पर्दा भी चल रहा है, आपको पता है। जिस तरह भी थ्रिलर साउंड कर रही हैं आप इस टाइम, इट इज अ थ्रिलर। और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से बैकडोर मुज़ाकरात कर रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान कई मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी हैं और हुकूमत असेंबलियाँ बचाना चाहती है। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन पर बज़िद है। बहुत ही चीज़ें हैं। इस तमाम सूरत हाल ने वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही को मरकज़ निगाह और फैसला साज बना दिया। क्या सारी सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है। वैसे क्या जबरदस्त किस्मत पाई है इन्होंने भी। ठीक है, इमरान खान के तो वो इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत से भी राब्ते जारी हैं। आसिफ जरदारी चौधरी बिरादरान के घर चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ भी बहुत कुछ बैकडोर अपेरेंटली हो रहा है। चौधरी शुजात हुसैन तो कह चुके हैं कि परवेज़ इलाही और वो आज भी एक हैं और बड़े चौधरी किसी तौर असेंबलियाँ तोड़ने के हक में नहीं हैं। लेकिन PTI कहती है चौधरी साहब को असेंबलियाँ तो तोड़नी ही पड़ेंगी। PMLQ जो है उसने भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे। अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़े और मोहनत साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे और PTI के अगर साथ रहना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी। चौधरी बिरादरान के बारे में मशहूर है कि वो नज़रियाती नहीं है, अमली सियासत करते हैं। इनफैक्ट वो बस एक ही सियासत करते हैं। इस वक्त वजारत आला समेत काफ लीग के सियासी मुस्तक़बिल को महफूज रखना ही चौधरी बिरादरान की अव्वलीन तरजीह है और यही वो चीज़ है जिसने तहरीक इंसाफ समेत हुकूमत को भी इम्तिहान में डाल रखा है। वो इम्तिहान पास कर पाते हैं। खैर लेट्स सी क्या होता है कि काफ लीग अपना वज़न किसके पलड़े में डालती है। अच्छा जी, रहनुमा पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, जब से इमरान खान ने पंजाब असेंबलियाँ तोड़ने की बात की तब से मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी मुतहरिक नज़र आ रही है हमें। तो ये बताइए कि जरदारी साहब तो चौधरी शुजात के साथ बैठक भी सजा चुके हैं, काफ़ी मिलते रहते हैं, तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही तक कोई बैक चैनल राब्ता खुल पाया है, कोई बातचीत उनसे भी हो जाए? देखें जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है, कभी भी कोई पार्लियामान पे शब खून मारने की बात करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको हमेशा मुतहर्रिक नज़र आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट की बका के लिए,
पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए हमेशा काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी शहदा की एक लिस्ट है, हमारे कायदीन से लेके कारकुनों तक सब ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और अब अगर हम पार्लियामान को तोड़ने वालों के साथ दें या उनके लिए रास्ते हमवार करें तो अपने शहीदों के साथ गद्दारी करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि कोई बैकडोर चैनल जो राब्ते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पे यकीन नहीं रखती। हमने हमेशा सीधी बात की है, हमने सियासत की है वकार के साथ, असूलों के साथ और जमहूरियत के लिए। हम किसी भी बैकडोर चैनल पे यकीन नहीं रखते। अच्छा हसन साहब, एक ज़रा सिनेरियो है, सूरत ये बन सकती है कि जिसका ऐलान जरदारी साहब ने भी खुद किया था कि तहरीक इंसाफ या काफिले के कुछ नाराज़ लोगों को इंगेज किया जाए, उन्हें ज़रा राग़िब किया जाए, अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए। ऐसा कर भी दें तो फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, फोर क्रॉसिंग तो मुमकिन है नहीं। इन हाउस चेंज अगर लाने का सोचे भी तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें तो जो हैं ये लिखी पड़ी हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई दो राय हो। ये तो एक वाज़ेह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, एक जजमेंट है और उसके तहत लोगों को पहले डी-सीट किया गया है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम तो जो उनके नाराज़ अरकान हैं उन्हें अगर अपनी तरफ लाए भी तो वो एक जमहूरी तरीके से लाएंगे, एक आइनी तरीके से लाएंगे। हमने कतन ये नहीं करना कि हम किसी की वफादारियाँ ख़रीदें, किसी के ज़मीर ख़रीदें। हमने हमेशा असूल की सियासत की है और पहले भी जो इल्ज़ामात हमारे पे लगे कि नोटों की बोरियों के मुंह खुल गए और इन्होंने ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म किया, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जब चौधरी शुजात साहब ने एक ख़त दिया था कि मेरी जमात जो है वो PDM के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। उस पर अदालती फैसला आया, सारे अदालती फैसले के पाबंद हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। अच्छा जी, आपको पता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी वो डिप्लोमेसी मतलब एक चैनल जो है वो खुला हुआ है। सो लेट्स सी उसका क्या निकलता है। आरिफ अलवी साहब और इसाफ डार साहब, व्हाट कंक्लूजन डू दे और अंडरस्टैंडिंग दे कम टू। अच्छा, अब्दुल्ला हैज समथिंग ग्लैमरस टू शो अस। क्या है? एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ तंग नहीं आते आप सियासत सुन सुन के। थोड़ी सी ब्रेक हम सबको चाहिए होती है और इसी ब्रेक के लिए हम आपको दिखाएंगे माहिरा खान के कुछ खूबसूरत मनाजिर, माहिरा खान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें, माहिरा खान की कुछ खूबसूरत मनाजिर, माहिरा खान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें जो माहिरा खान जद्दा में चल रहा है जी, रेड सी फिल्म फेस्टिवल, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टार्स आर आल्सो देयर। तो रोज ही कोई ना कोई एंट्री होती है और हम देखते हैं। तो जब हमारी अपनी माहिरा खान वहाँ जाए तो इंटरेस्ट हमारा ज़रा मज़ीद डेवलप हो जाता है। शी लुक्स स्टनिंग एज ऑलवेज। और सो माहिरा खान वाज देयर, अ लॉट ऑफ स्टार्स फ्रॉम बॉलीवुड वर देयर, हॉलीवुड एज वेल। आपको पता है, ये देखिए ये वाली भी ज़बरदस्त लुक है इनकी। और लेकिन हमने ज़रा स्क्रीन स्ट्रेच कर दी है बिकॉज माहिरा काफ़ी स्लिम है। हाँ, वैसे तो हाँ, लेकिन कुछ आपको पता है रेड कार्पेट भी होता है। ऋतिक रोशन इनके साथ पराजमान है इसमें और एक ही टेबल पे इन्हें जगह दी गई है। Because they all are, you know, it's like a regional industry, I guess, उसको बना दिया गया and then they know each other as well. तो ऋतिक रोशन भी दिखाई दिए, माहिरा खान कुछ दिन पहले बाय द वे कल परसों शाहरुख खान भी थे उधर। शैरन स्टोन देख के बड़ी हैरान हो रही थी, उनको शायद पता नहीं था कि शाहरुख खान। सजल भी बाय द वे गई हुई थी, सजल was also there, जमाइमा खान was also there। आपको पता है उनकी एक मूवी है, उसको उसकी भी बड़ी प्रमोशन हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाएं। अटेंशन आपकी डाइवर्ट करने की कोशिश की है हमने, ठीक है, फ्रॉम ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। ठीक है, हो गई है फिर अटेंशन डाइवर्ट। हाँ, होनी चाहिए यार। माहिरा को देख किसकी अटेंशन, कौन है जो इन्हें मुड़कर नहीं देखता। उनकी लाइन नहीं थी वैसे। बट एनीवे, मोर पिक्चर्स, बहुत सी और तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे। तो हमने तो आपको कुछ दिखा दिए, बाकी यू कैन सर्च फॉर योरसेल्फ। और कुछ पिछले 2 दिनों से जरा खामोशी सी थी ना, क्योंकि एक मेरे घर में नहीं थी, मेरे अब्बा रिपीट देख रहे थे। मेरे घर में बिल्कुल एक अमन सा माहौल था, बल्कि बहुत ही खामोशी हो गई थी। और पता ये चला कि 2 दिन का ब्रेक था बीच में। वर्ल्ड कप फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज से जी क्वार्टर फाइनल्स का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा। और आज चौकड़ी मचने वाली है। अब्दुल्ला एंड ये रोज नया कोई वर्ड। ये देखिए, आई वांट टू फिट धमा चौकड़ी इन एवरी सिचुएशन। धमाल चौकड़ी, धमा चौकड़ी, धमा चौकड़ी। हाँ, बिकॉज आई लव दिस वर्ड। ठीक है, सो आज है ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया। और क्रोएशिया आपको याद दिलाते कि पिछले साल के फाइनलिस्ट हैं। और साथ ही रात को 12 बजे होगा अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड।
सदाम हुसैन हमारे साथ हैं। सदाम, किस मैच के बारे में आप ज्यादा एक्साइटेड हैं? ब्राजील, बिकॉज ब्राजील मेरा फेवरेट टीम है। मेरी बात सुने, अगली दफा वो बोर्ड लगा के आएगा, हर दफा बताते हैं। नहीं तो हर बार इतनी फेवरेट है कि हर बार वो बता देते हैं ना, और मैंने पूछ लिया। बट तो अगर हम फेवरेटिज्म को निकाल कर टैलेंट को कंपेयर करें या स्किल को और लक जो इस वक्त जिस टीम की चल रही है उसको कंपेयर करें, तो हु डू यू थिंक इज इन अ बेटर पोजीशन, क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील? क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील, डेफिनेटली ब्राजील। ठीक है, बिकॉज उसकी क्वालिटी, मतलब क्रोएशिया लास्ट वर्ल्ड कप में बेस्ट था, इस दफा नहीं। उसकी लक भी था और टीम एक अच्छे स्ट्रेंथ में था। तो अभी देखें गेम को सरवाइव कर रहा है, उस स्ट्रेंथ पोजीशन पे नहीं है, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। अभी ब्राजील की अगर हम बात करें, ही इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब के 2002 के उसके पास जो स्ट्राइकर्स थे, रोनाल्डो लेजेंडरी ब्राजीलियन, और मतलब के टॉप क्लास के, मतलब उस वो नज़रिए को अभी शो कर रहा है अपना। एक हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी स्ट्राइकर है ब्राज़ील के पास बहुत अच्छे। अगर अभी क्वालिफाई, अभी अगर जीत नहीं सका ब्राज़ील, तो आगे बहुत कम्पिटिटिव हो सकता है। तो अगर अभी जीत नहीं सके तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कह रहे हैं अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखी जाएं तो ब्राजील इज इन अ बेटर पोजीशन। और फेवरेट भी सबका यूजुअली इस मैच में ब्राजील ही होगा। यस डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, फेवरेट भी ब्राजील ही होगा, मतलब आधा हमारा मुल्क जो है, आधे से ज्यादा। और खासतौर पे अगर हम कराची की बात करें तो लियारी तो आज फिर जश्न मनाएंगे। और आपको पता है कि हम आपको काफी विजुअल्स वहां के दिखाते हैं। दे सेट अप फॉर इट, मतलब वो तैयारी पूरी पकड़ते हैं, स्क्रीनें लगती हैं, एक जश्न का एक माहौल होता है। तो वजीर आला भी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा मैं क्यों घर में बैठ के अकेले देखूं, मैं भी उधर ही जाके देखूंगा मैच। सो विद द क्वार्टर फाइनल्स एट हैंड, मतलब सोच ही लें कि आज की तैयारी तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगी। अच्छा जी, दूसरा मैच है अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स। सो यहाँ पे कंपैरिजन करें हमारे लिए, दोनों टीमों का तकाबली जायजा पेश किया जाए। अगर कंपैरिजन इनका नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत इनके प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें तो काफ़ी कम्पिटिटिव मैचेस हुए। लास्ट जो अगर हम बहुत इम्पोर्टेंट इनकी मैच की बात करें, पलड़ा भारी रहा है ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने आई? नीदरलैंड का ज़्यादा रहा है, बिकॉज अगर हम अभी जो ये वर्ल्ड कप आ रहा है सिचुएशन वही ना बिल्ड हो जाए। बिकॉज मेरा जो पेशेंट मैं अपने तरफ से देख रहा हूँ इनकी मैचेस को, इज गोइंग टू बी ए 1998 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हो सकता है। अच्छा, विच नीदरलैंड विन बाय 2-1 अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना वही हिस्ट्री ना दोहराया जाए नीदरलैंड की तरफ से। लेकिन इस वक्त अर्जेंटीना वाज वेरी गुड पोजीशन। अर्जेंटीना भी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन नीदरलैंड भी कम नहीं है। तो यहाँ किसी का भी चांस लग सकता है। इज गोइंग टू बी ए सरप्राइजिंग हो सकता है, हिस्ट्री वापस रिवर्स हो सकती है। 1998 वर्ल्ड कप में भी जीता था अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल ब्राजील को, और भी क्वार्टर मैचेस जीते हैं वर्ल्ड कप के नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को। अच्छा, इनवेरिएबली फीफा के जो जब ये फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स वगैरह तक बात पहुंचती है ना, तो फिर डिविजन्स बन जाती हैं कि साउथ अमेरिका वर्सेस यूरोप हो जाता है। और अगर आज भी आप देखें तो हमारे पास ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो कंट्रीज़ हैं वर्सेस क्रोएशिया, नीदरलैंड्स, तो ये भी डिवीज़न आपको एक नज़र आना स्टार्ट हो गया कि साउथ अमेरिकन नेशंस हैं और फिर यूरोपियन मुल्क भी हैं। क्या लगता है आपको, अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो फुटबॉल इज़ बेटर प्लेड, ज़्यादा पैशन है साउथ अमेरिकन नेशंस में एज कम्पेयर टू यूरोप, ऑल्दो यूरोपियंस को अच्छी नहीं लगेगी बात? वक्त से साथ साथ फुटबॉल बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। अगर लातीनी अमेरिका के जितने भी, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, जितनी भी टीमें हैं, यूरुग्वाई हो गया, दे आर बिग टीम्स। अगर उनके जितने प्लेयर्स देखें यूरोप के टॉप की लीग्स में खेलते हैं और टॉप स्कोरर भी होते हैं, उसमें सबसे बिगेस्ट नेम है मेसी का, इज ऑलवेज कम ए टॉप स्कोरर इन डिफरेंट लीग्स इन यूरोप। लेकिन उनका फुटबॉल स्टाइल देख लें, वो प्री स्टाइल पे खेलते हैं, दे आर शोइंग योर स्किल, फ्रीडम के साथ खेलते हैं, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल शो करता है। डे बाई डे लातीनी अमेरिका का फुटबॉल बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। फिर हम यूरोपियन फुटबॉल को कंपेयर करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। जितना क्रेज हमारे मुल्क में फुटबॉल का है, व्हाई डोंट वी हैव अ टीम व्हिच इज इन्वेस्टेड, यू नो, इन, जिनमें इन्वेस्ट करें, जिनको टाइम दें, जिनको कोचेस दें, सपोर्ट नहीं है। मतलब वी आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल एंड वी डोंट हैव उस पाए की, उस लेवल की टीम नहीं है कि जाके कुछ, और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बस ग्रूम करने की जरूरत है। टैलेंट बहुत है, ये नहीं कह सकते। खैर, आज 2 क्वार्टर फाइनल्स हैं, ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड। लेकिन कल जो है, कल वैसे तो हमारी आपसे बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कल मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल भी है। सो वो आपको पता ही है पाकिस्तान में भी किस तरह, पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया में किस तरह से मोरक्को को
को क्वार्टर फाइनल में पहुंचना सेलिब्रेट किया गया। सो मोरक्को कैन आल्सो गिव सरप्राइजेस। यस डेफिनेटली, अगर इसके वो देख ले मोरक्को का जो स्पेन के सामने प्लेइंग स्टाइल था, इट्स गोइंग टू बी, उन्होंने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, नेड़े नहीं लगने दिया, नेड़े नहीं लगने दिया। हम जैसे हम कहते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ सीखने को मिलेगा। दिस मैच गोइंग टू बी, यू कैन सी, एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सिस्टम, डिफेंसिव एटीट्यूड देख ले, अटैकिंग एटीट्यूड देख ले। मैं समझता हूँ ये अफ्रीकन नेशन के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा विन था, ये सरप्राइजिंग था। ट्रू, जबरदस्त। एट द सेम टाइम हम यहाँ ब्राजीलियन फैंस की बात तो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर अर्जेंटीनियन फैंस भी हैं। यहाँ पे वैसे ब्राज़ील के फैंस के अलावा अगर दूसरे नंबर पर हम पर्टिकुलरली लियारी के इलाकों की बात करें तो अर्जेंटीना है मोस्टली, फिर उसके बाद आ जाता है फ्रांस। अच्छा, वो भी वो थर्ड उसमें आ जाता है, और फिर पुर्तगाल भी है, इस तरह फिर तो कोई भी आ जाए फिर। लेकिन टॉप टू अर्जेंटीना और जो है ब्राज़ील का जो है क्लैश होता है फैंस में आपस में। और एक और भी चीज़ है, हमारे यहाँ कराची है तो बांग्लादेश में ढाका है, वहाँ अर्जेंटीना के बहुत बड़े फैंस हैं। अच्छा, वेरी क्रेजी। जैसे यहाँ ब्राज़ील में, कराची में ब्राज़ील के फैंस हैं, वहाँ अर्जेंटीना के। इसी तरह अब जो अर्जेंटीना और जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना का क्लैश, अब फैंस तो ज़्यादा हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड होगा। अगर ब्राज़ील मैच खराब कर जाएगा तो अर्जेंटीना फैंस तो आज यानी फैंस के लिए आज बहुत हैवी डे है, बिकॉज़ पहले वो ब्राज़ील वाला मैच देखेंगे, फिर वो अर्जेंटीना वाला देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, और फिर ऑफ कोर्स क्या ही बात हो कि अगर फाइनल तक यही दो टीमें पहुंच जाए तो फाइनल भी हो सकता है। चांस तो खराब नहीं, सेमीफाइनल में चांसेस नहीं है, बिकॉज सेमीफाइनल इनका क्लैश हो सकता है। अगर ये जीत के आते हैं दोनों क्वार्टर फाइनल में, तो सेमीफाइनल दोनों का होगा। अच्छा, हाँ, अर्जेंटीना और से ब्राज़ील क्लैश कर दें, इसलिए फाइनल के नहीं है चांस, फाइनल में नहीं आ सकते। तो सही, अगर ये दोनों सेमीफाइनल में आ जाते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्लैश। इंटरेस्टिंग, कितना ये इट इज गोइंग टू बी अ बिग क्लैश। थैंक यू सद्दाम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सद्दाम फॉर बीइंग विद अस। अब तो जरा और थ्रिल बढ़ती जा रही है। सो अभी हम आपको क्या दिखाएंगे? हम आपको दिखाएंगे गोइंग बैक टू द रेड सी फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि उसके हमें अब क्लिप्स मिलते चले जा रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पे जब हमारी तारीफ हो ना, मतलब नॉट लिटरली हम दोनों की, मीनिंग के पाकिस्तानी कंटेंट की और पाकिस्तानी फिल्मों की, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जी अपेरेंटली मौला जट जो है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो हर किसी को बहुत शदीद इम्प्रेस की है, और तारीख उसने दुनिया में बनाई है, पाकिस्तानी सिनेमा हिस्ट्री में बनाई है। इसे आपको बताना है हमने कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में अगले माह 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान ऑल्दो कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ कराची की सियासत कुछ अलग रुख पर चल रही है। MQM और सिंध हुकूमत ने बाहमी रजामंदी से मुर्तज़ा वहाब की जगह डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया है। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डॉक्टर सैफुर रहमान ग्रेड 20 के अफसर हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में म्यूनसिपल कमिश्नर कराची भी तैनात रहे हैं। इस नई पेशरफ से ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात अब होंगे भी या नहीं होंगे। अच्छा जी, बहुत सी इसी पे हमने बातें भी करनी है और पूछना भी है कि ये ज़रा टाइमिंग एडमिनिस्ट्रेटर को लगाने की बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, कराची में बल्दियाती इंतखाबात में 1 महीना जो है वो बचा है, तो एक नए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं, तो क्या हुकूमत सिर्फ MQM की डिमांड पूरी कर रही है या इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है? आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल में कि ये इस वक्त एक तो ये कि नए एडमिनिस्ट्रेटर का आना समझ से बालातर है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, ऑलरेडी नॉमिनेशंस भी हो गई हैं। ज़ाहिर है कोई नई नॉमिनेशंस तो नहीं होंगी, वही नॉमिनेशन जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वही नॉमिनेशन स्टैंड करेंगी। ऐसे में चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट ही हो, MQM का नामजद करदा ब्यूरोक्रेट हो, या मुर्तज़ा वहाब भी अगर कंटिन्यू करते तो क्या होता। तो लेकिन MQM ने इस अमल से MQM सियासी तौर पे MQM को नुकसान होगा, और अब आपने जिला शर्फ की दूसरी जगहों पे भी यही बातें हो रही हैं। इस वक्त तो आपको सीधा सीधा इलेक्शन में जाना है, तो इसीलिए ये जो फैसले हैं, इससे खदशा तो ये है कि शायद इलेक्शन को मुलतवी करवाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा इशारा नहीं मिला है, कम से कम इलेक्शन कमीशन की हद तक, कि जी इलेक्शन आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी तो जो 15 जनवरी की डेट है वो अपनी जगह स्टैंड करती है उसमें, और मुझे लग ये रहा है कि शायद ऐन मुमकिन है कि लास्ट मिनट पे MQM लोकल बॉडीज इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी उस वक्त तक हम हमारे लिए बहुत इस चीज़ का इम्कान है कि हम जो है ऐसे इलेक्शन को तस्लीम ना करें। अब वो एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटर भी अपना लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो डिलिमिटेशन वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन, लेकिन ये कि ये इलेक्शन तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और उस वक्त डिलिमिटेशंस क्यों नहीं हुई और 2017 के बाद से डिलिमिटेशंस क्यों नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में MQM को सियासी तौर पे इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए था और एक ऐसे स्टेज पे जब इलेक्शन में मुश्किल से अगर हम 15 जनवरी को ही इलेक्शन होते हैं तो 1 महीना तो रह गया है, उस 1 महीने में आप अपने नामजद करदा एडमिनिस्ट्रेटर लगा के क्या हासिल कर लेंगे। अब मदर साहब ये बताइए, कराची को जिस तरह की एडहॉक बुनियादों पर मैनेज किया जा रहा है, इससे अवामी मसाइल का हल क्या हो सकता है? अब हमेशा यही तजवीज़ रही है कि बाख्तियार शहरी हुकूमत बने। आपको लगता है कि इस वक्त दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में कोई पेशरफ्त कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त सिर्फ MQM और पीपल्स पार्टी ही बड़े स्टेक होल्डर नहीं है, इस वक्त तो PTI भी है, क्योंकि कराची की बहरहाल उस इलेक्शन को आप जो भी कहें, लेकिन PTI 2018 में कराची की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी, तो वो भी स्टेक होल्डर हैं। असल चीज़ ये है कि MQM और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को ये सोचना पड़ेगा और इस पर इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा कि जब तक आप एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ नहीं होंगी, एम्पावर्ड आप देख लें कि सिंध में चाहे सैलाब देख लें, सैलाब की सूरत हाल देख लें या कोई और चीज़ें देख लें, वो काम जो लोकल बॉडीज़ के करने हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के करने हैं, वो सूबाई हुकूमत अपने ऊपर ले लेती है, बजाय इसके कि वो उन गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, शहरी हुकूमतों को एम्पावर करें। मैंने फिर कहा कि 18वीं तरमीम जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया जाता है, उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं बनाई जाती, क्यों नहीं शहरी हुकूमतों को जो है वो बाइख्तियार बनाया जाता, क्यों फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने पास रखने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, पीपल्स पार्टी को कराची, हैदराबाद या दीगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात देने चाहिए, इसी से उनको फ़ायदा भी होगा। थैंक यू मदर साहब, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वक्त कम है, अदरवाइज हम इस पर तज्जिया अपना तबसरा भी करते